खोखला संदेश, द हॉलो सिग्नल। सारांश। नेवादा के एक छोटे रेगिस्तानी कस्बे में एक देर रात का रेडियो होस्ट एक अजीब संदेश प्राप्त करता है जो भयानक घटनाओं की भविष्यवाणी करता प्रतीत होता है। ऐसी घटनाएं जो उसके श्रोताओं के साथ होने लगती हैं। कहानी डस्ट हेवन। नेवादा के छोटे रेगिस्तानी कस्बे में रात को जीवंत रखने वाली एकमात्र चीज थी KDRT 88.3, एक स्थानीय रेडियो स्टेशन जिसे जैक टुली चलाता था। जैक का शो मिडनाइट रैम्बल अनिद्रा से जूझने वालों, ट्रक चालकों और अकेलेपन में जीने वालों के लिए एक रोशनी था जो एक सुनसान पहाड़ी पर बने सिंडर ब्लॉक स्टूडियो से प्रसारित होता था। उसकी आवाज कर्कश और गर्म स्थानीय इतिहास की कहानियां सुनाती थी और भूले बिसरे जैज रिकॉर्ड बजाती थी। लेकिन एक रात हवा में कुछ और आया। रात के 2 बजे से थोड़ा बाद जैक ने अपनी सामान्य प्लेलिस्ट के नीचे एक हल्की गूंज सुनी। उसने अपने हेडसेट को ठीक किया, सोचकर कि यह पुराने उपकरणों से फीडबैक हो सकता है। गूंज तेज हुई और उसमें एक विकृत आवाज उभरी जो संख्याएं बुदबुदा रही थी। 37 8921। जैक ठिठक गया। ये निर्देशांक थेजिन है वह पहचानता था क्योंकि ये डस्ट हेवन की सटीक स्थिति थी। आवाज ने गहरी और भयावह रूट 6 पर पुराने गैस स्टेशन में आग लगने का जिक्र किया। आज रात, उसने फुसफुसाया, लपटें उठेंगी। जैक ने हवा में इसे मजाक में उड़ा दिया, इसे किसी बोर बच्चे का हैम रेडियो के जरिए मजाक कहकर। लेकिन 1 घंटे बाद मारिया नाम की एक कॉलर ने रोते हुए फोन किया, कहते हुए कि गैस स्टेशन अभी आग की लपटों में खाक हो गया। मैंने देखा, जैक, वह चीखी, सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें कैसे पता था? जैक का पेट मरोड़ने लगा। उसे कुछ पता नहीं था, उसने तो बस उस संदेश के शब्द दोहराए थे। अगली रात संदेश फिर आया। इस बार उसने मिलर ब्रिज पर एक कार दुर्घटना की बात की जिसमें स्थानीय किसान टॉम ग्रेसन का नाम लिया गया। जैक ने हिचकिचाया लेकिन इसे हवा में नहीं बताया। सुबह 3 बजे उसका फोन श्रोताओं के मैसेज से जगमगा उठा। टॉम ग्रेसन का ट्रक ब्रिज पर पलट गया था और वह तुरंत मर गया। जैक के हाथ कांप रहे थे जब उसने प्रसारण जल्दी खत्म किया। तीसरी रात तक जैक रेडियो पर जाने से डरने लगा था। उसने स्टूडियो का दरवाजा बंद कर लिया और ट्रांसमीटर बंद कर दिया, लेकिन संदेश फिर भी आया। अब सीधे उससे बात कर रहा था। जैक टुली, उसने कर्कश आवाज में कहा, तुम इसे रोक नहीं सकते। उसने एक काले कोट वाले शख्स का जिक्र किया जो स्टूडियो के बाहर खड़ा था, इंतजार कर रहा था। जैक ने खिड़की से अंधेरे रेगिस्तान में झांका। वहां टिमटिमाती सोडियम लाइट के नीचे एक साये जैसी आकृति खड़ी थी, निश्चल, सिर झुकाए, स्टूडियो की ओर ताकते हुए। जैक ने इसे तर्कसंगत ठहराने की कोशिश की, शायद कोई श्रोता, कोई मजाक करने वाला, लेकिन संदेश की आवाज और तेज हो गई, उन चीजों का जिक्र करते हुए जो केवल जैक को पता थी। उसकी मां की मृत्यु, उसके बचपन के डर और उस अपराध बोध जो उसने सालों पहले एक हिट एंड रन से भागने के कारण महसूस किया था। आवाज ने वादा किया कि वह आकृति हर रात और करीब आएगी जब तक कि जैक इसके संदेश कस्बे के साथ साझा नहीं करता। निराश होकर जैक ने लाइव प्रसारण शुरू किया। संदेश के शब्दों को दोहराते हुए उसने सूखे नदी के तल में बाढ़ की बात की जो डस्ट हेवन की शुष्क जलवायु में असंभव था। फिर भी सुबह तक कस्बा पानी में डूब गया। घर एक अजीब बाढ़ में बह गए। श्रोताओं ने फोन किया। कुछ ने चेतावनी के लिए शुक्रिया अदा किया तो कुछ ने जैक को श्राप दिया कि वह यह अभिशाप लाया। संदेश रुका नहीं। रात रात उसने मौतों, गायब होने और आपदाओं की भविष्यवाणी की जो केवल तभी सच हुई जब जैक ने उन्हें जोर से बोला। जैक ने डस्ट हेवन छोड़ने की कोशिश की लेकिन उसकी गाड़ी कस्बे की सीमा पर खराब हो गई। उसने उपकरण तोड़ने की कोशिश की लेकिन संदेश उसके फोन, टीवी, यहां तक कि अनप्लग्ड रेडियो के स्टैटिक में भी आया। काले कोट वाला शख्स और करीब आ गया। अब स्टूडियो के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। उसका चेहरा छाया में छिपा। जैक के प्रसारण उन्मादी हो गए। उसकी आवाज भारी हो गई क्योंकि वह जवाबों के लिए गिड़गिड़ाया।
वह आकृति कौन थी? यह संदेश क्या था? एक रात संदेश ने अपना अंतिम बयान दिया। जैक टुली, तुम ही खोखला संदेश हो। स्टूडियो की लाइटें टिमटिमाई और दरवाजा चरमराया। वह आकृति अंदर आई। उसका चेहरा जैक का ही प्रतिबिंब था, पीला, खोखला, आंखों वाला, मुस्कुराता हुआ। जैक चीखा, लेकिन उसकी आवाज स्टैटिक में डूब गई। अगली सुबह डस्ट हेवन में KDR डे 88 3 पर सन्नाटा था। स्टूडियो खाली था, उपकरण ठंडे। लेकिन देर रात कुछ लोग कसम खाते हैं कि वे रेडियो पर जैक की आवाज सुनते हैं, जो निर्देशांक और आपदाओं को फुसफुसाते उस संदेश से हमेशा के लिए बंधा जिससे वह बच नहीं सका।